नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज MOM-2। MOM-1 में किसी का कोई डाउट? अच्छा, कमेटी के लिए जो लिटरेचर रिव्यू बताया था, ISMP बताया था, इसकी वेबसाइट है www.ismp.org। इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर सारी डिटेल्स, हाई रिस्क मेडिकेशंस कौन सी हैं, वो लेटेस्ट इसमें अपडेटेड होता है। इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस। अगर कुछ भी आपको पूछना हुआ करे तो पूछ लिया करो क्लास में, उसी टाइम पूछ लेते तो मैं उस टाइम भी आपको बता देता। सो MOM-2 आज हम कवर करने जा रहे हैं। और कोई डाउट किसी को MOM-1 में? एक एक पॉइंट जो, हाँ, वो मैंने जो बात की थी फॉर्मूलरी वाली और वो सब चीज़ें हम हर स्टैंडर्ड में आगे डिस्कस करेंगे। सो MOM-2 जो है वो फॉर्मूलरी के बारे में ही है। फॉर्मूलरी समझ लीजिए, हाँ, उसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ पर बताऊँगा क्या होता है। फॉर्मूलरी इज अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशन अप्रूव्ड बाय योर कमेटी। जो हम कमेटी की बात की थी उसमें जितनी भी बात हमने स्टैंडर्ड 1 में की थी, वो एक मैनुअल था जिसमें लिंक्ड था पूरे स्टैंडर्ड्स का, इस चैप्टर के स्टैंडर्ड्स के। उसमें वो बात कर रहे हैं कि आपका एक डिटेल्ड मैनुअल होना चाहिए, उस एक एक स्टैंडर्ड को, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो फॉर्मूलरी में आपकी जो कमेटी है, ड्रग एंड थेरेपेटिक कमेटी, या आप इसको फार्मेकोपिया कमेटी बोलते हैं या PTC बोलते हैं, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, जो भी आप नाम देते हैं, उस कमेटी का रोल क्या है? फॉर्मूलरी डेवलप करना सबसे पहले बेस्ड ऑन स्कोप। अब आपके पास केवल जनरल मेडिसिन की सर्विसेज हैं तो जनरल मेडिसिन के हिसाब से आपके पास मेडिसिन होंगी। हाउएवर इसमें आप ऐड करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन्स, एसेंशियल मेडिसिन्स, तो इसमें रेफरेंस लिया जा सकता है WHO मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन या नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। उसका रेफरेंस लेके आप फॉर्मूलरी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल मेडिसिन्स का होना, इमरजेंसी मेडिकेशंस का होना जरूरी है आपकी फॉर्मूलरी में, राइट। फॉर्मूलरी स्कोप वाइज भी आप बना सकते हैं। जैसे आपके पास 3 स्पेशलिटी हैं तो आप 3 स्पेशलिटी का अलग अलग बना सकते हैं। जनरल मेडिसिन में ये हैं हमारी मेडिसिन्स, गायनी में ये मेडिसिन है हमारी, पेट्स में ये मेडिसिन है हमारी, या फिर आप एक कंबाइंड डिटेल्ड फॉर्मूलरी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। स्पेशलिटी वाइज भी बना सकते हैं, सो स्कोप वाइज भी फॉर्मूलरी हो सकती है आपकी, स्पेशलिटी वाइज हो सकती है, या फिर आपकी कंबाइंड एक फॉर्मूलरी हो सकती है। अब फॉर्मूलरी में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है, इम्प्लांट जो हैं वो भी फॉर्मूलरी का पार्ट बनाना होता है। जनरली बहुत सारी जगह वी हैव सीन कि फॉर्मूलरी तो बना होता है, मेडिसिन तो उसमें होती हैं सारी ऐड, लेकिन इम्प्लांट डिटेल्स उसमें नहीं होती है। तो इम्प्लांट की डिटेल्स भी आपको फॉर्मूलरी में ऐड करना है। फॉर्मूलरी बनाते में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है। लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ड्रग बैंड तो नहीं है, राइट। उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आपने फॉर्मूलरी बना दी और उसमें गवर्नमेंट ने ड्रग को बैन किया हुआ है, तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कमेटी के पास होना चाहिए, सो दैट जो फॉर्मूलरी बनाना है वो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब इसका रिव्यू भी होना चाहिए, जैसे हमने बात की थी
पिछले स्टैंडर्ड में भी। फॉर्मूलरी का जो रिव्यू है वो कम से कम एनुअली तो होना ही चाहिए। एनुअल रिव्यू इज मैंडेटरी। आपको एनुअल रिव्यू तो करना ही करना पड़ेगा। बट इन बिटवीन अगर कोई मेजर इश्यूज आते हैं, कोई मेजर रिक्वायरमेंट आती है, उस टाइम पर भी आप उसको रिव्यू एंड रिवाइज कर सकते हैं। डिजीज पैटर्न चेंज हो गया, राइट। जैसे मैं कोविड की बात करूं तो कोविड-19 आया था, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपने जो फॉर्मूलरी बनाई थी उसको 1 ईयर हो गया हो। उस टाइम पर बीच में रिक्वायरमेंट थी तो आपको अपनी फॉर्मूलरी अपडेट करना पड़ा। उस टाइम जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अपनी फॉर्मूलरी में, अगर एडेड नहीं है तो। सो उसको रिव्यू करना हर साल ज़रूरी है। और रिव्यू में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा? डिजीज पैटर्न, कोई एडीआर हुआ है किसी ड्रग से, सीरियस एडीआर, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है तो उस ड्रग को ऐड करना है, रखना है नेक्स्ट टाइम या नहीं रखना है, उस चीज़ का ध्यान रखना। मेडिकेशन एरर, की वजह से कोई एडीआर हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्मूलरी बनाएंगे। कोई डिजीज पैटर्न चेंज हुआ है, राइट। तो आप जो कमेटी है ड्रग एंड थेरेपेटिक कमेटी, वो सारा रिव्यू करेगी थ्रू आउट द ईयर। कितने हमारे पास एरर आए, कितने एडीआर रिपोर्ट हुए, लिटरेचर क्या कहता है, लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है, या गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर आया है किसी मेडिसिन को बैन करने के लिए। उन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूलरी बनानी होगी और उसको अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इसमें आपके रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक कौन से होंगे, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वो भी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने फॉर्मूलरी बनाई है, अब फॉर्मूलरी आपने बना दी और फार्मेसी में रख दी, वेल एंड गुड, लेकिन क्लिनिशियंस को पता ही नहीं है तो वो तो कुछ भी ड्रग लिखेंगे ना। तो इसलिए उसकी कॉपी क्लिनिशियंस के पास अवेल करानी है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में दें उनको, चाहे आप हार्ड कॉपी में अवेल कराएं। जैसे डॉक्टर्स की ओपीडी में रखा आपने, ओटी में रख दिया, जहाँ जहाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पर डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वहाँ पर आप अवेलेबिलिटी कराएं या फिर उनको सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं, सो दैट डॉक्टर जो है वो वही मेडिसिन लिखें जो कि हमारी फॉर्मूलरी में हैं, राइट। इस चीज़ को मॉनिटर भी करना है। मॉनिटर कैसे करेंगे? फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को चेक करें और देखें कि जितनी भी मेडिसिन्स हैं उसमें नॉन फॉर्मुलरी ड्रग कितनी है, तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं कि कितनी प्रिस्क्रिप्शन नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स वाली आई उनके पास, और उसको वो रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी मैकेनिज्म है, कमेटी में चेयरमैन है, किसको बताना है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बताना है, वॉट एवर द मैकेनिज्म, आपको एक डेवलप करना पड़ेगा, मॉनिटर करना होगा। और नॉन फॉर्मुलरी ड्रग की वजह से कितना लोकल परचेज करना पड़ा,
नॉन फॉर्मुलरी ड्रग होगा तो इसका एक्विजिशन कैसे होगा? एक्विजिशन का मतलब है कैसे उसका प्रोक्योरमेंट होगा, कैसे उसकी क्वालिटी चेक होगी, कौन उसको अप्रूव करेगा। ये सब पॉइंट्स आपको माइंड में रखना होगा जब आप पॉलिसी डेवलप करेंगे, और वही प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो भी करना होगा। ठीक है। सो लोकल परचेज होगा तो हु विल ऑथोराइज द लोकल परचेज, राइट। इस चीज का दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा। और लोकल परचेज जब भी हम कर रहे हैं या नॉन फॉर्मुलरी ड्रग जब भी प्रिस्क्राइब हो रहे हैं तो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाते हैं, एक जस्टिफिकेशन फॉर्म होता है कि नॉन फॉर्मुलरी ड्रग की रिक्वायरमेंट क्यों है। जब फार्मेसी की जो मेडिकेशंस हैं उनको ऑलरेडी अप्रूव्ड किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, कमेटी के द्वारा, है ना, जिसमें क्लिनिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, नर्सेज भी इन्वॉल्व हैं, फार्मासिस्ट भी इन्वॉल्व है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर अवेलेबल है तो वो भी इन्वॉल्व है, क्वालिटी टीम भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। सब लोगों ने मिलकर जब एक ड्रग फॉर्मुलरी को बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको डेवलप किया है, तो फिर उसमें न्यू ड्रग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई, तो उसका जस्टिफिकेशन लिया जा सकता है। तो उसको जस्टिफिकेशन फॉर्म रखते हैं, उस फॉर्म में जस्टिफाइड करके उसको जो भी आपने अप्रूवल के लिए अथॉरिटी बनाई हुई है वो अथॉरिटी उसको साइन करती है। उसके बेसिस पर ही फार्मेसी ड्रग को प्रोक्योर करती है, नया ड्रग जो भी है मंगाती है। फिर जब रिवीजन होता है या रिव्यू होता है उस टाइम ये भी देखा जाता है, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए थे उसमें ऐड ऑन ये भी है कि कितने ड्रग्स नॉन फॉर्मुलरी ड्रग्स ऐड किए गए पिछले साल, और क्या उन ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है टू बी एडेड इन द फॉर्मुलरी। क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, हो सकता है हमारी स्कोप ऐड हो गई हो, कोई नई स्कोप आएगी तो भी तो हम ड्रग ऐड करेंगे, या कोई ड्रग बैन हो गई हो तो वो हमको रिमूव करना पड़ेगा, या कोई स्कोप हमारा हट गया हो, मान लीजिए वो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करना बंद कर दिया हो तो हमें ड्रग डिलीट भी करनी पड़ेंगी, रिमूव भी करनी पड़ सकती हैं। इवन कोई डिजीज़ अब नहीं है तो वो ड्रग भी आप रिमूव कर सकती हैं। सो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस आपको अपनी फॉर्मुलरी में चेंजेज करने पड़ेंगे। क्लियर है? इसके अलावा इस फॉर्मुलरी वाले स्टैंडर्ड में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिसिन जो हैं वो या तो जेनरिक के बेसिस पर हो, आपकी जेनरिक मेडिसिन के बेसिस पे आपकी फॉर्मुलरी बनी हो, या फिर ब्रांड के बेसिस पे आप बना रहे हैं तो ब्रांड के साथ में जेनरिक नेम भी हो, और कम से कम 2 या 3 ब्रांड आप फॉर्मुलरी में रखें, जैसा भी कमेटी का डिसीजन है। इससे क्या है, आपका स्टॉक आउट या लोकल परचेज का इशू कम हो जाता है। ठीक है। सो 2 या 3 ब्रांड रखते हैं जो, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लिनिशियंस को इन्वॉल्व किया हुआ है अपनी फॉर्मुलरी बनाने में, तो डेफिनेटली उनसे पूछ के कि मोस्टली क्या ब्रांड वो लिखते हैं, या जो जेनरिक करते हैं प्रेफर वो जेनरिक नेम, उसके बेसिस पे आप बनाएं। तो रिकमेंडेड तो है कि आपकी फॉर्मुलरी जेनरिक नेम पर हो, जेनरिक मेडिसिन के नाम पर हो, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ब्रांड नेम लिख सकते हैं, बट 2 से 3 लेके चलते हैं तो इशू थोड़ा कम होता है, लोकल परचेज कम करना पड़ता है, क्योंकि जनरली उसका सब्स्टिट्यूट आपकी फॉर्मुलरी में ऑलरेडी होता है। अदरवाइज आपने एक ही मेडिसिन ब्रांड नेम ली है और वो मेडिसिन कभी अवेलेबल नहीं हुई मार्केट में, या कभी किसी डॉक्टर ने कोई दूसरी मेडिसिन लिख दी किसी और मॉलिक्यूल की वजह से, तो फिर आपका लोकल परचेज बढ़ जाता है।
राइट। तो आपका जो है लोकल परचेज ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर आपका जो प्रोसेस है फॉर्मूलरी में वो ख़त्म हो जाता है। वो प्रोसेस क्या होता है? वेंडर सिलेक्शन, क्योंकि आप लोकल परचेज कर रहे हो तो आपने पहले से डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो आपका ये भी पॉलिसी डेवलप होना चाहिए कि आपका वेंडर सिलेक्शन कैसे होगा। जो वेंडर आपने सिलेक्ट किया उसका इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा। सो वेंडर इवैल्यूएशन होना चाहिए आपका। आपने साल भर उससे मेडिसिन ली, साल भर उससे सर्विस ली, एनुअल बेसिस पे आप उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि इसकी मेडिसिन की टाइमली डिलीवरी हुई या नहीं हुई, कितने रिजेक्ट हुए सैंपल्स, उसके जो मेडिसिन थे वो कितने प्रोक्यूरमेंट करने से पहले उसका गुड्स रिसिप्ट नोट जो बनाते हैं हम वो कितने रिजेक्ट हुए। इसका इंडिकेटर भी है, नंबर ऑफ गुड्स रिजेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट। तो वो कितने हुए उसके बेसिस पर आप उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं। सो कमेटी विल डिसाइड रीऑर्डर लेवल एज वेल। रीऑर्डर लेवल भी सेट करना होगा, आपके पॉलिसी में डेवलप करना होगा, आपके प्रोटोकॉल्स में कि आप जो मेडिसिन रख रहे हैं उसका रीऑर्डर लेवल क्या होगा। रीऑर्डर लेवल समझते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे घर में आटा है, वो 4 लोगों का है, ठीक है, और मुझे ये पता लग जाता है कि अब ये 2 दिन चलने वाला है, तो मैंने एक सेट कर दिया कि 2 दिन चलने वाला हो तभी मेरे को नेक्स्ट जो आटा है जितना मैं लेके आता हूँ, मान लीजिए 10 kg, तो मुझे पता है कि 3 दिन में कंज्यूम हो जाता है। तो मैं 2 दिन बाद ही, 1 दिन पहले मैं फिर से 10 kg लेके आ जाऊं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सो रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि मेरे पास जो मेडिसिन्स हैं वो मेडिसिन्स कितने दिन कंज्यूम हो जाती हैं, उसके बेसिस पे एक्सपीरियंस लेके द फार्मासिस्ट कैन गाइड और कैन डेवलप अ पॉलिसी कि मेडिसिन का रीऑर्डर लेवल क्या होगा, जो डिफरेंट मेडिसिन के लिए अलग अलग रीऑर्डर लेवल हो सकता है। ठीक है, सो इस स्टैंडर्ड में ये सब कवर होता है। चलिए, थैंक यू।